इसमें हम अभी एंटर करने वाले हैं 1 अप्रैल से। तो काफी लॉ में चेंजेस आए हैं, काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो, और कुछ ऐसे हमें टिप्स बताइए, चेकलिस्ट बताइए कि जिससे हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो समय पे या समय से पहले क्लोज कर सके। तो ऐसे हमने 2 टॉपिक छोटे से इस सेशन में कवर करने का प्रयास किया है। पहला है कि जो नए इम्पोर्टेंट प्राविधान आए हैं ये बजट में और लास्ट बजट में, जिससे 1 अप्रैल से हमारे बुक्स के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है 1 अप्रैल 2021 से। और दूसरा जो है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने का चेकलिस्ट देखेंगे कि जिससे हमारे जो फाइनेंशियल बुक्स है जो 31 मार्च 2021 को क्लोज होने वाले हैं वो अच्छे से और समय पे क्लोज हो जावे। हम उसका चेकलिस्ट बनाएं और सब कंप्लायंसेस हो चुके हैं कि नहीं देखें, जिससे कि हमारा ऑडिट वगैरह रहो या इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह रहो, जीएसटी के कंप्लायंसेस रहो, वो सब समय पे पूरे हो जाए, हमें पूरा समय मिले अगले साल में प्लानिंग करने का। तो ये 2 टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। 21 अमेंडमेंट्स और 21 टैक्स मंत्रास, ऐसे 2 पार्ट में हम देखेंगे। काफी लंबा टॉपिक हो सकता है, आप उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो नोट डाउन कर दीजिए। क्वेश्चन एंड आंसर का जो भी रहेगा पार्ट वो हम एंड में कवर करेंगे। हम सब क्वेश्चंस आज कवर करने का प्रयास करेंगे। नहीं होता है तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम आपको अधिक जानकारी दे सकते हैं। सो पहले हम अमेंडमेंट्स देखेंगे जो 1 अप्रैल 2021 से लगने वाले हैं, चालू होने वाले हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स पहला अमेंडमेंट क्या है, तो आप सभी को मालूम है कि लास्ट ईयर के बजट में इनकम टैक्स के स्लैब चेंज कर दिए गए हैं। तो जो स्लैब्स थे वो वैसे के वैसे रखे हैं, पर और एक ऑप्शन दे दिया है कि एक नया स्लैब आपको दे दिया है कि पहले वाला स्लैब आपको नहीं यूज करना है तो दूसरा हमको स्लैब दिया है। अभी वो स्लैब किन लोगों के लिए है? ऐसे लोग जो कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहते, ऐसे लोग जो कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये स्लैब दिया है। दिखने में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लाख के ऊपर अभी हम 30% टैक्स भरते हैं और नए वाले स्लैब में 10% के ऊपर 20 ही जाता है 15 लाख तक। ये दिखने में ये सेकंड वाला नया ऑप्शन अट्रैक्टिव दिखता है, बट आप समझो इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आपका हाउसिंग लोन है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जैसे आपका एटीसी का, एलआईसी पीपीएफ का आप डिडक्शन ले रहे हो, एटीजी का बेनिफिट ले रहे हो, आप सैलरीड हो, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हो, तो आपको ये पहले वाला ऑप्शन ही सही रहने वाला है। ये एक सजेशन रहेगा कि आपके समझो फैमिली के 8 या 10 फाइल रहेंगे या 5 फाइल रहेंगे या आपके 3 बिजनेस एंटिटीज रहेंगे, आप हर एक एंटिटी के लिए कंपेयर करना है कि मुझे कौन सा स्कीम अच्छा है, पुराना वाला कंटिन्यू करना है या नए वाला स्कीम में जाना है। तो ये हमने एक एग्जांपल दिखाया है कि समझो किसी का कुछ इनकम है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, तो पुराने वाले स्कीम में उसको कम टैक्स लगता है और नए वाले स्कीम में ज्यादा टैक्स लगता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट चेंज है। आप इस साल का आईटी रिटर्न भरते वक्त आपके कंसल्टेंट के पास से ये चेक करवा के जरूर लीजिएगा कि ऑप्शन पुराने में क्या टैक्स आता है, ऑप्शन नए में क्या टैक्स आता है, और उसके बाद ही आप डिसीजन लेके आपको रिटर्न भरना है। जनरलाइज एक फाइल में आपको बेनिफिट हो रहा है पुराने स्कीम में, इसलिए आप सभी रिटर्न पुराने वाले में भर दो, ऐसा नहीं करना है। हर एक फाइल का आपको चेक करना है क्या बेनिफिट है। सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज है जो ये बजट में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी ड्यू डेट चेंज कर दिए है। इन सब ड्यू डेट के चेंज करने के पीछे का रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, सभी कंप्लायंसेस समय पे हो रहे हैं, गवर्नमेंट को भी सभी कंप्लायंसेस बहुत टाइम पे होने जरूरी ऐसे लग रहा है। जैसे हम पहले क्या करते थे, हमारे रिटर्न भरने की जो डेट कुछ भी रहो, हम मार्च को ही भरते थे। हम इन द सेंस मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया यूज्ड टू फाइल रिटर्न बिलेटेड ओनली। तो लास्ट 2-3 साल में ऐसे उन्होंने लेट फीस और पेनल्टीज लगाए कि धीरे धीरे करके लोग कंप्लायंसेस जो है वो समय पे करना चालू किया है। अभी उन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा बदलाव है कि आज के तारीख में 31 मार्च 2021 के बाद मैं 19-20 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न नहीं भर पाऊंगा। ये अभी का प्राविधान है। तो मार्च तक हम भर पा रहे थे, अभी क्या होने वाला है, ये टाइम जो था, ये समय जो थी, समय सीमा थी, वो 3 महीने से कम कर दी है। सो अभी ये सब ड्यू डेट्स हम आर्थिक वर्ष 20-21 के लिए देखेंगे।
फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए समझो आप रिटर्न भरते हो तो ड्यू डेट क्या है, नॉन ऑडिट केस में जुलाई है, बट आप लेट भरते हो तो पहले आप 31 मार्च तक भर पा रहे थे, मतलब 31 मार्च 2022 तक आप रिटर्न भर पा रहे थे। अभी वो डेट कम कर दी है, आपको 31 दिसंबर के पहले रिटर्न भरना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए कि समझो लेट भी हो गया, ड्यू डेट 31 जुलाई है, आपने लेट कर दिया, पर लेट भी आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न नहीं भर पाओगे। समझो आपको कुछ करेक्शन करना है, रिवाइज रिटर्न फाइल करना है, तो भी आप 31 दिसंबर के बाद ये फाइल नहीं कर पाओगे। जो पहले मार्च थी डेट, वो अभी 31 दिसंबर कर दी है, 3 महीना उन्होंने प्रीपोन कर दिया है। साथ में गवर्नमेंट को भी प्रोसेसिंग करने का जो समय था वो भी 3 महीने से कम कर दिया है। सो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए जो हम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट 31 मार्च 2023 तक करता था, वो डेट कम करके उन्होंने 31 दिसंबर कर दी है। तो यहाँ पे जैसे 3 महीने कम हो गए, यहाँ पे भी 3 महीने कम हो गए। ये प्रोसेसिंग मतलब हमें जो रिफंड निकालने का या लाइबिलिटी निकालने का जो सीपीसी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु जो काम करता है, उनका समय घटा के 3 महीने से कम कर दिया है। अभी स्क्रूटिनी के नोटिस भेजने का समय भी उन्होंने 3 महीने कम कर दिया है। सो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए जो अभी क्लोज होने वाला है, उससे रिलेटेड समझो अपना असेसमेंट रहेगा, तो उसकी नोटिस 30 जून तक आनी चाहिए, जो पहले 30 सितंबर 22 तक आती थी। और ये असेसमेंट कंप्लीशन करने का समय भी घटा के उन्होंने 31 दिसंबर 2022 कर दिया है। तो ऐसे सब ड्यू डेट जो है वो उन्होंने 3-3 महीना प्रीपोन कर दिए हैं। आप ग्लोबल स्टैंडर्ड देखोगे तो नियर अबाउट ये सब डेट्स ऑल कंट्रीज में यही है। अपने यहाँ पे पहले बहुत लीनियंट चलता था, 2-2 साल रिटर्न भरते थे, उसके बाद घटा के 1 साल कर दिया है और अभी घटा के 9 महीना कर दिया है। तो जो भी आपको करना है ये 9 महीने में करना है। अभी आज के सेशन के पीछे का इंटेंशन भी ये है कि आपको 31 मार्च पूरा होते ही ये साल के फाइनेंस, अकाउंट, आईटी रिटर्न, ऑडिट, ये सब काम करने के जो ये जो काम करने हैं, ये अभी से ही आपको काम पे लगना है, ना कि जुलाई मंथ में आपको काम पे लगना है। तो ये बहुत जरूरी है। आपने प्री प्लान किया तो ये सब ड्यू डेट्स आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आप 1 महीने में भी पूरा कर सकते हो, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट भी हमें समय पे सब फॉर्म अवेलेबल करके दे। तो हमारा भी काम है कि उनके ऊपर हम कंटिन्यूस प्रेशर डालते रहे कि भाई ये फॉर्म्स आपने दिए नहीं है या इसका स्कीमा आपने दिया नहीं है, तो ये एसोसिएशन के थ्रू ये सब जाने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो किया है वो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये यस, दयानंद जी बाहेती, उन्होंने हैंड रेज किया है। हम सब क्वेरीज जो रहेंगे सर, ये सब ये सेशन के एंड में लेने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये पूरा लिंक कंटिन्यू रहेगा। रिडक्शन इन टाइम लिमिट, जो रीओपनिंग, मतलब कोई केसेस में समझो कुछ इशू निकलता है तो रीओपन करने का जो पहले समय 3 साल और 6 साल था, वो उन्होंने घटा के 3 साल कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, उसमें 2 कैटेगरी कर दिए हैं कि इनकम आपका जो एस्केप हुआ है वो 50 लाख से कम रहेगा तो वो 3 साल में नोटिस भेज सकता है रीओपनिंग करने के लिए, और समझो ये 50 लाख से ऊपर है तो अभी उनके पास 10 साल है। सो फाइनेंशियल ईयर 20-21 इससे रिलेटेड जो भी इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट है उसका नोटिस जो है वो 31 मार्च 2025 तक आ सकता है। और सपोज इसका इनकम जो एस्केप हुआ है, ऐसे डिपार्टमेंट को लगता है ये 50 लाख से ऊपर है, तो इसका टाइम लिमिट जो है नोटिस भेजने का वो 10 साल कर दिया। बट एक गुड न्यूज क्या है कि इनकम एस्केपमेंट ये कब माना जाएगा, ये बहुत उन्होंने लिमिट कर दिया है। पहले क्या हो रहा था कि इनकम एस्केपमेंट ये बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी ऑफिसर कर सकता था, उन्हें एक रीजन देना था और दे कैन ओपन द असेसमेंट। बट उन्होंने अभी क्या किया है, इसका स्कोप लिमिट कर दिया है। आप उसका डेफिनेशन देखोगे तो उसको ऐसा बोला है कि इनकम एस्केपमेंट मीन्स, मतलब इतना ही कुछ हुआ तो ही उसको इनकम एस्केपमेंट माना जाएगा। एट द विश एंड विल ऑफ असेसिंग ऑफिसर इनकम एस्केप हुआ है ऐसा माना नहीं जाएगा। इट मीन्स इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड एज पर RMS, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द बोर्ड, दैट मीन्स CBDT,
और इस टाइप के कुछ इश्यूज निकले, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है एसएफटी के द्वारा, बहुत जगह पे पैन नंबर लिए जाते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्शन होके उनको डेटा माइनिंग करके सीबीडीटी के पास से जो स्ट्रेटेजी डिसाइड किया है उसमें समझो ये इंफॉर्मेशन निकलती है, तभी जाके ये इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट खुल सकता है, नॉट एट द विश एंड विल ऑफ द असेसिंग लोकल असेसिंग ऑफिसर। ये बहुत अच्छा चेंज है। इसमें आप देख सकते हो कि ये ओपन करने के लिए भी अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी, इनकी अप्रूवल के सिवाय ये इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट ओपन नहीं हो सकता है। तो रेस्ट एश्योर्ड, जो आप समझो सही रिटर्न भर रहे, आपके सभी ट्रांजैक्शन जो 26 एस में दिख रहे वो आप सही से कवर कर रहे हो, तो आपका इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट खुलने का स्कोप ही नहीं है। तो आपके रिटर्न आप सही बनाइए। आजकल 26 एस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन जमा किया जा रहा है। आपके जीएसटीआर 1 का डेटा, जीएसटीआर 3B के सेल्स का डेटा आता है, आप म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन करते हो वहां पे डेटा आता है, आपके कैपिटल गेन का डेटा फ्यूचर में आने वाला है, आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स जो किए उसका डेटा वहां पे आ रहा है। तो 26 एस ये एक मास्टर डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर से जो जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है वो आपको देख के ही आपका आईटी रिटर्न बनाना है। सपोज आप आईटी रिटर्न नहीं बना रहे हो तो आपके कंसल्टेंट को आपको बताना है कि इससे रिलेटेड जो भी डेटा हमारे 26 एस में है वो आपने लिया है कि नहीं, और तभी जाके आपके रिटर्न्स फाइनल करने हैं। तो ये रीओपनिंग का जो डर रहता है वो नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा बदलाव लाया है और काफी अच्छे बदलाव हम देखेंगे आगे। जैसे अच्छे बदलाव हो रहे टू विच आर बेनिफिशियल फॉर द ऑनेस्ट असेसीज, बट डिसऑनेस्ट असेसीज को पिनलाइज करने के लिए काफी कुछ एक्शंस और प्रोविजन स्ट्रिंजेंट किए जा रहे हैं। जैसे आप जीएसटी में आपने सुना रहेगा कि फेक इनवॉइस के बड़े बड़े रैकेट्स मिल रहे हैं। लास्ट इस साल के दिवाली से लेके आज तक लगभग 5-6 महीने में 200 अरेस्ट हो चुके हैं। फेक इनवॉइस के रैकेट वर्थ थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स नए नए मिल रहे हैं, और उसमें काफी डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अभी ये जीएसटी की बात हो गई, पर वो डेटा जो है जीएसटी का वो रियल टाइम बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर किया जा रहा है। और ये ऐसे केसेस में जहां पे 271 एएडी का पेनल्टी प्रोसीडिंग चालू होने वाला है, उसका अमाउंट 2 करोड़ के ऊपर जाने वाला रहेगा। तो अभी अपना प्रॉपर्टी जो है वो प्रोविजनली अटैच हो सकता है। ये प्रोविजन इन्होंने इस साल ऐड कर दिया है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग, मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्रोसीडिंग पूरा हो गया, ये पेनल्टी प्रोसीडिंग चालू है और उनको लग रहा है कि भाई ये होने वाला है, तो अब भी से प्रॉपर्टी अटैच हो सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि एक फेक इनवॉइस का रैकेट मिल गया दिसंबर 2020 में, उसमें अपने से कोई जैसे एक कोई बिजनेसमैन का नाम आ गया, उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग चालू हो गए, शोकॉज नोटिस आ गए, अपना हियरिंग चालू है, और हियरिंग चालू है तभी इनकम टैक्स ऑफिसर को ये जानकारी दी जा सकती है, और इनकम टैक्स ऑफिसर पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है और इमीडिएटली उससे रिलेटेड एसेट जो है वो अटैच कर सकते हैं, उसका फैक्ट्री का, उसका बैंक अकाउंट, ये सब अटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। आप समझ के चलिए कि फेक इनवॉइस जैसे इसमें एक्शन में या फेक इनवॉइस जैसे काम में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रोविजंस इनकम टैक्स में और जीएसटी में काफी स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं, जिससे कि अपना बिजनेस भी स्टॉप हो सकता है। हम बार बार बोलते हैं कि ये सब प्रोविजंस इतने स्ट्रिंजेंट है कि जिससे अपना बिजनेस स्टॉप हो सकता है। बेनिफिट्स जो इन्वेस्टर्स को मिलते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे एटीसी में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करो तो 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलता है, एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलता है। पर अभी उन्होंने क्या किया है, जो बहुत बड़े टैक्स पेयर है, सुपर रिच टैक्स पेयर्स है, जो बहुत बार क्या करते हैं कि बड़े बड़े यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, जैसे 50 लाख प्रीमियम वाला पॉलिसी ले लिया, जैसे जो प्रोविडेंट फंड रहते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और स्पेसिफाइड प्रोविडेंट फंड, इसमें बड़ी बड़ी अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं और गवर्नमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, विच इज एश्योर्ड इन केस ऑफ नोटिफाइड इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड्स। और यूनिट लिंक में भी काफी अच्छा रिटर्न्स उनको मिलता है जो टैक्स फ्री रहता है। तो इससे होता क्या है कि
सुपर रिच टैक्स पेयर्स इसका बेनिफिट उठाता है, और जो गवर्नमेंट को कर्टेल करना है उनको ऐसा बोलना है कि जो यूनिट लिंक पॉलिसीज अभी नए दिए जाएंगे उसमें प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर रहेगा सालाना, तो आपको सेक्शन 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी आप देख लेना कि आपके कुछ नए पॉलिसीज बजट के बाद आप लेते हो तो उसका प्रीमियम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। उससे आगे आप जाते हो तो वो पॉलिसी कैपिटल एसेट मानी जाएगी और उसके ऊपर का जो भी गेन आएगा वो कैपिटल गेन टैक्सेबल रहेगा। और सेम विथ प्रोविडेंट फंड, आप सपोज एम्प्लॉय करके दिखा रहे हो खुद को और उसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप 2.5 लाख से ज्यादा आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उससे उस अमाउंट का जो एडिशनल अमाउंट है उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो है वो अगले साल से टैक्सेबल रहेगा। सो आपको कंट्रीब्यूशन करते वक्त देखना है कि वो 2.5 लाख से कम है। छठा इंपॉर्टेंट चेंज है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने वाला है, जो 1 जुलाई 2021 से आने वाला है। जो हमने लास्ट ईयर देखा था कि 1 जुलाई 2020 से टीसीएस के प्रोविजंस लाए थे, उसके बाद वो पोस्टपोन हो गया, वो पोस्टपोन होके 1 अक्टूबर से लागू कर दिए। उससे उसके वजह से उसके ऊपर अपना सेमिनार भी हुआ एक अच्छे से, उसके वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हैं। हमने देखा है कि ये टीसीएस कलेक्शन वगैरह ये व्यापारियों का बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, उससे रिकंसिलेशन का काम भी बढ़ा रहा है। और वो छोड़ते वक्त उन्होंने और एक नया प्रोविजन लाया, उसको निकालने का जो था वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया, पर उससे उसके जैसा ही एक नया प्रोविजन लाया है। ये प्रोविजन क्या बोलता है कि 1 जुलाई के बाद आप जो भी पेमेंट करोगे आपके बैलेंस शीट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो भी परचेस करते हो, आप समझो ऐसे बिजनेसमैन हो जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से आगे है और आप कोई भी माल परचेस करते हो, एनीथिंग यू परचेस ऑफ गुड्स, बराबर है, सर्विसेज से रिलेटेड ये नहीं है, ऑफ गुड्स आप बाय करते हो जिसका वैल्यू 50 लाख से ऊपर है वो साल में। सो अभी हम 21-22 की बात करेंगे। 21-22 में समझो आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर था लास्ट ईयर और परचेसेस 50 लाख से आगे किए हैं, तो आपको 0.10 पैसा टीडीएस काटना है। आप समझ लीजिए, ये लास्ट ईयर प्रोविजन क्या लाया था कि सेल करते वक्त आपको जो पैसा मिलेगा वो लेते वक्त आपको 10 पैसा ज्यादा लेना है। अभी ये क्या प्रोविजन है कि समझो आप परचेस करते हो तो 50 लाख के ऊपर आपने कोई पार्टी से परचेस किया है तो उसको पेमेंट करते वक्त या उसके परचेस का अकाउंटिंग करते वक्त आपको जो दोनों में से जो पहले रहेगा आपको 10 पैसा उसका टीडीएस काट देना है। अभी उसको एक्सेप्शन क्या है कि ऐसे कुछ परचेसेस रहेंगे कि जिसके ऊपर ऑलरेडी टीडीएस होता है, तो ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे कुछ परचेसेस रहेंगे जिसके ऊपर टीसीएस होता है, एक्सेप्ट लास्ट ईयर जो टीसीएस लाया है वो छोड़ के, तो आपको टीडीएस नहीं करना है। अदरवाइज आपको हर एक परचेसेस के ऊपर टीडीएस करना है। बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने वाला प्रोविजन है। अगेन आपको इसके ऊपर ये टीडीएस का प्रोविजन और टीसीएस के प्रोविजंस के अगेंस्ट आपको सच में कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेट करने जाने वाला है। आप समझ लीजिए कि आपके बुक्स में समझो ऐसे कुछ पार्टीज है, आप बड़े बिजनेस एंटिटी हो तो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ सकता है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि समझो उस चीज के ऊपर टीडीएस हो रहा है, जो आप माल परचेस कर रहे हो उसके ऊपर समझो आप टीडीएस कर रहे हो, तो सामने वाले पार्टी ने टीसीएस नहीं करना है जो लास्ट ईयर आया है, बट आप परचेस करते वक्त टीडीएस नहीं कर रहे हो तो उसको टीसीएस करना है। सो प्रायोरिटी जो रहेगी वो टीडीएस की रहेगी, टीसीएस की नहीं। तो हर टाइम आपको पार्टी के साथ कम्युनिकेशन करना है कि भाई मैं टीडीएस काटने वाला हूं, तू मेरे इनवॉइस के ऊपर टीसीएस मत लगाना। बट इमेजिन करिए कि ऐसा सिचुएशन रहेगा कि आप समझो 50 पार्टी के पास से बाय कर रहे हो, उसमें से 20 पार्टी टीसीएस करती है, तो वो 20 पार्टीज को आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं टीडीएस करने वाला हूं तो टीसीएस मत करना। तो ये टीडीएस टीसीएस के झमेले में अपना बिजनेस फंसा रहेगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट करने वाला है मैटर। उसके बाद क्वार्टरली रिकंसिलेशन, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी कि जो बिजनेसमैन है जो टीसीएस का भी काम कर रहे हैं, दे विल एग्री टू इट दैट Q3 का टीसीएस का रिकंसिलेशन से कितना काम बढ़ा है, कैसे पार्टीज ने रिकंसाइल नहीं किया है, इसलिए क्या क्या काम अपना बढ़ रहा है। तो इस प्रोविजन के अगेंस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि ये प्रोविजन आप मत लाइएगा, 1 जुलाई 2021 से आने वाला है।
बट ये प्रोविजन आना नहीं चाहिए, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। 7वां प्रोविजन है, ये ऐसे आईटी रिटर्न पैन होल्डर्स के लिए है कि जो खुद का आईटी रिटर्न नहीं भरते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम कुछ पेमेंट करते हुए टीडीएस काटते हैं, तो गवर्नमेंट अभी क्या बोल रहा है कि समझो ऐसे लोग जिनको आप पेमेंट कर रहे हो और ऐसे लोग खुद का आईटी रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, ऐसे लोगों को आपने टीडीएस रेट ज्यादा काटना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप पकड़ के चलिए कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, आप आपके जॉब वर्कर को कुछ पेमेंट कर रहे हो, जॉब चार्जेस, और उसका टीडीएस काट रहे हो, तो नॉर्मली टीडीएस का रेट क्या रहता है, 1% और 2%। अभी वो पर्सन जो है उसने लास्ट 2 साल में आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है, टीडीएस काटा है पर उसने खुद का आईटी रिटर्न नहीं भरा है, और टोटल टीडीएस लास्ट 2 साल का उसका 50,000 के ऊपर है। ऐसे 2 सिचुएशन में आपको अभी टीडीएस रेट डबल काटना है, या तो कम से कम 5%। तो समझो वो पर्सन के ऊपर आप 2% काट रहे हो, तो डबल कितना होता है, 4%। तो 4 नहीं काटना है, 5 काटना है। समझो आप कमीशन दे रहे हो, कमीशन का टीडीएस रेट 5 है और उस बंदे ने खुद का आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है और टोटल टीडीएस 50,000 के ऊपर है, तो आपको उसका 10% से टीडीएस काटना है। तो ये एक ऐसा प्रोविजन लाया है जिसमें हम पूरा का पूरा आईटी रिटर्न आईटी के साइट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि समझो मेरे क्लाइंट के, एक क्लाइंट के समझो 200 डिडक्टीज है जिनका मैं टीडीएस काट रहा हूँ, तो मुझे इंश्योर करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, नॉट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, दैट उसका लास्ट 2 साल का रिटर्न भरा है कि नहीं और उसका टीडीएस 50,000 के ऊपर कटा है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जब भी आगे टीडीएस काटोगे तो आपको आपके एम्प्लॉइज को बोलना है कि भाई तू सिर्फ 1-2% या 5% मत काट, तू पहले ऑनलाइन स्टेटस चेक कर कि ये बंदे ने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं और इसका टोटल टीडीएस कितना है, उसके बाद आपको ये टीडीएस उसके बाद आपको उसको पेमेंट करना है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है। लेट्स होप कि इनकम टैक्स साइट के ऊपर ये डिटेल्स मिले और आपको आपके एम्प्लॉइज को ट्रेन करना पड़ेगा फॉर दिस पर्पस। अदरवाइज ऐसा होगा कि आपने 2% से काट दिया और रिटर्न भरते वक्त 5% से आपके सीए ने बोल दिया और 3% आपके जेब से जाएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पीनलाइजिंग हो सकता है अपने लिए फॉर द मिस्टेक ऑफ दोज डिडक्टीज। तो आप केयरफुल रहिएगा। ये प्रोविजन अगले साल से मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से ये लागू होने वाला है, तो ध्यान में रखना है आपको। ये एक बजट के स्पीच में उन्होंने ऐड किया था, पर हमारे हिसाब से बहुत ही सिलेक्टेड पीपल के लिए एप्लीकेशन होने वाला है कि सीनियर सिटीजन को आईटी रिटर्न नहीं भरना है। तो अपने बिजनेसमैन एंटिटीज में आप देखोगे तो जो सीनियर सिटीजन है 75 के ऊपर, वो पेंशन और इंटरेस्ट इनकम नहीं कमाते, वो बिजनेस का इनकम कमाते, उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे लोग जिनका सिर्फ पेंशन एंड इंटरेस्ट का इनकम है और दोनों इनकम उनके एक ही बैंक में आते हैं और वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने नोटिफाइड किए रहेंगे, तो ही उसको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि वो नोटिफाइड बैंक को कंपलसरी किया गया है कि उसके ऊपर का रिक्विजिट टीडीएस काट के गवर्नमेंट को देना है। सो अल्टीमेटली क्या है कि इट इज नॉट अ स्ट्रेट वे exemption to the senior citizens, but with lot of T and C, स्टार मार्क हम बोलते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट में, आप देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे है कि जिसमें इंडिया के हार्डली पॉइंट फ्यू % और फ्यू थाउजेंड पीपल इसमें बैठेंगे, तो कुछ रिलेवेंट नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगेन नया आया है। ये रेट्रोस्पेक्टिव भी माना जाता है। पहले क्या हो रहा था कि एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड हम काटते थे उनके पेमेंट में से और गवर्नमेंट को देते थे, पर पीएफ का काम करने वाला जो बंदा है वो बहुत बार 1-2-4 दिन लेट भर देता था। ड्यू डेट क्या है, 15 अगले महीने का, तो हम क्या करते 15 को उसको दे देते। वी रियली डोंट केयर वो कब भर रहा है, वो सीधा सीए जब ऑडिट के टाइम पे मांगेगा वो टाइम पे हम दे देते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 12 महीने में से 2-3 महीने का तो लेट भर दिया, 16 तारीख को भर दिया या 20 तारीख को भर दिया या कुछ फॉर एनी रीजन वो लेट हो गया। तो पहले हम क्या करते थे, अपने कोल्हापुर का ही गाडगे पाटिल इंडस्ट्रीज का एक जजमेंट था,
वो जजमेंट के बेसिस के ऊपर हम उनको दे देते थे कि भाई ये लेट बरी भरा रहेगा तो भी हमें वो अलाउड है। अभी उन्होंने क्या किया है कि एक्ट में ही डाल दिया है कि ऐसा कुछ है नहीं, आपको ये डिसअलाउ होगा, और ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब ये कायदे में पहले दिन से ऐसा कुछ था नहीं कि आप लेट भरो तो भी आपको मिलेगा, और कोई जजमेंट भी रहेंगे तो भी वो आपको जजमेंट नहीं मानना है, हम जो बोल रहे हैं वो मानना है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया कि पीछे के पूरे सब साल के 1961 से आज तक के पीछे के जो लेट पेमेंट हो गए हैं उनका क्या। समझो असेसमेंट पूरे हो गए तो इशू क्लोज है, बट बहुत सारे इश्यूज ओपन है। लास्ट 5-6 साल में सीपीसी ने ऐसे बहुत सारे डिमांड निकाल के रखे हैं जो आपके पोर्टल पे दिख रहे हैं, आपने देखे नहीं है, और वो आपके इनकम में ऐड हो चुके हैं, उसके ऊपर का लायबिलिटी आ चुका है। तो आपको ये देखना है कि जो भी आपका प्रोविडेंट फंड का काम कर रहा है आपके फैक्ट्री में, उसने कंपलसरी 15 तारीख को भरा है। क्योंकि ये टीडीएस जैसा नहीं है कि लेट भर दिया तो जिस साल भरोगे, जिस महीने में भरोगे उस साल में अलाउड हो जाएगा। ये एक बार लेट भर दिया तो इट इज गॉन फॉर एवर। ये बहुत बड़ा हिट है एम्प्लॉयर के लिए। इनफैक्ट ये एक बड़ा डिसिप्लिन ला सकता है कि एम्प्लॉयर समझो एम्प्लॉय का शेयर काट के पे कर रहा है तो उसको समय पे ही पे करना है। ये बहुत बड़ा एक गाइडेंस दिया है ये प्रोविजन ने। 44 एडीए के नीचे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, उनके समझो एलएलपी रहेगा तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अलाउड नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छा। सो अभी हम मूव कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट के मैकेनिज्म्स है। सो अलग अलग फोरम्स रहते हैं। जैसे पहले हमारा कुछ एक्शन होता, कुछ असेसमेंट ओपन होता है तो पहले असेसिंग ऑफिसर के पास जाता है, उसके बाद उसके अगेंस्ट हमें जाना है तो हम सीआईटी अपील के पास जाते हैं, उसके बाद कुछ होता है तो हम ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो लास्ट 4-5 साल में आपने देखा रहेगा कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन के बाद सेकंड उन्होंने स्टेज दी कि फेसलेस। सो पहले ऑनलाइन में क्या होता था कि हम लोकल ऑफिसर को पहचानते थे, उनको सिर्फ सबमिशन ऑनलाइन करना है पर उनको मिल सकते थे। 2 साल में वो फेसलेस हो गया, हमें मालूम ही नहीं है कि सामने कौन बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के पास वो असेसमेंट पूरे हो रहे हैं, हम उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही मैकेनिज्म उन्होंने लास्ट ईयर सीआईटी अपील में भी ऐड कर दिया था, तो सीआईटीए की प्रोसीडिंग्स भी फेसलेस हो गए थे। इस साल से उन्होंने बहुत ही विजनरी ऐसा एक नया स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल जो है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो कोल्हापुर के लिए पूना में आता है, ये ट्रिब्यूनल का भी प्रोसीडिंग पूरा का पूरा फेसलेस हो जाएगा। मतलब हमें मालूम नहीं रहेगा कि सामने कौन बैठा है, उन्हें मालूम नहीं रहेगा कि ये कौन असेसी है, कहाँ से है। तो ये पूरा फेसलेस रहेगा। इससे रिलेटेड स्कीम जल्दी अनाउंस की जाएगी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनेबल रहेगा। जैसे आज भी आप देखोगे कि रेगुलर असेसमेंट में पहले सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ता था, तो आज क्या कर दिया उन्होंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिया है। मतलब आपको कुछ एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट जा रहा है राइटिंग में, तो वीसी भी हो सकता है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो और वीसी के ऊपर वो आप आपका जो भी बोलना है वो उनको बोल सकते हैं, विच विल बी रिकॉर्डेड। सो आप देख सकेंगे कि इनकम टैक्स से रिलेटेड सब लेवल नाउ फेसलेस हो गए। फेसलेस का बेनिफिट एक ही है कि आपको पूरा का पूरा जो भी ये डिपार्टमेंट में या बाकी कुछ करप्शन से रिलेटेड मैटर, हरासमेंट होता था, ये पूरा निकल गया। बट इससे आगे जाके हम बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी अपने ऊपर आ गया है कि अभी कुछ भी मैनेजेबल नहीं रहेगा। आपको सबको आपके रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से रखने, क्योंकि सामने वाले पर्सन इज लिस्ट कंसर्न्ड व्हाट व्हाट यू आर सफरिंग। लोकल ऑफिस में हम जाके उनको समझा सकते थे कि ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है, बट जब फेसलेस होगा तो द पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड विल बी लीस्ट कंसर्न व्हाट यू आर फेसिंग, यू हैव डन रॉन्ग, यू हैव टू फेस द थिंग। सो ये बहुत बड़ा रिस्क वी आर कैरिंग। सो नाउ ओनली यू थिंक कि हमें कैसे बिजनेस करना है। आगे जाके फेसलेस में असेसमेंट में कुछ नहीं कर पाएंगे, अपील में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और ट्रिब्यूनल में भी बहुत ही डिफिकल्ट होगा इफ द फैक्ट्स आर अगेंस्ट अस। तो फेसलेस का बेनिफिट है, बट ओनली टू द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर सर्च एंड सर्वेज। जो सर्च एंड सर्वे होते थे वो सेक्शन 153A 153B C, ये 3 सेक्शन से गवर्न होते थे, वो पूरे स्क्रैप कर दिए हैं।
पूरी नई स्कीम ऑफ असेसमेंट उन्होंने लाई है। तो आप ये बजट में ना मूड, आप एक उसका अंडर करंट देखोगे ये बजट में क्या है, तो आपने बजट स्पीच में सुना रहेगा कि कुछ नया आया ही नहीं है ना। बट आप पूरा ये प्रोसीडिंग आप देखोगे, बजट का जो बजटरी जो मेमो है, बजटरी मेमो फाइनेंस जो बिल है वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटली जो प्रोसीडिंग्स है वो रिवैम्प कर दिए हैं, पूरा नए तरीके से असेसमेंट होने वाले हैं। वेदर इट इज रिलेटेड टू सर्च सर्वे, हम अभी आगे देखेंगे, ये सब सिस्टम उन्होंने नया लाया है, विच इज टोटली टोटली विथ लीस्ट इंटरवेंशन, जहां पे पर्सनली कुछ कम्युनिकेशन होने वाला नहीं है एट ऑल लेवल्स। यू कांट इमेजिन कि एट वन स्ट्रोक इन वन बजट they have made everything faceless, literally at all level, total highest level तक सब कुछ फेसलेस कर दिया है। आपको कल का ही एक मैं इंस्टेंस बताता हूँ। एक ट्वीट आया था जिसमें लिखा था कि गाजियाबाद या कोई कोई एक सिटी है, वहां पे फेसलेस असेसमेंट करते वक्त एक ऑफिसर ने उधर के उसके असेसी या टैक्स पेयर को कांटेक्ट करने का ट्राई किया, ये समझते ही उसको उसके जॉब से निकाल दिया गया एट वन स्ट्रोक। कि हाउ द थिंग्स आर मूविंग, कि फेसलेस है और तो भी लोग ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ तो निकलवा ले। तो ऐसे चीज में उन्होंने सीधा ऑफिसर को निकाल दिया जॉब से। सो इस टाइप का ये सब काम चल रहा है। आगे स्कीम देखेंगे, सर्च और सर्वे का जो इतने सालों से वही सिस्टम चल रहा है, ब्लॉक असेसमेंट 6 साल का, साथ में असेसमेंट और सर्च और सर्वे जो रेड होता है उस साल का असेसमेंट, ये जो मैकेनिज्म था ये पूरा उन्होंने रिवैम्प कर दिया, पूरा ये निकाल दिया। 12वां इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो बहुत ही वेलकम स्टेप है छोटे टैक्स पेयर के लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। जैसे हम आज बोल रहे हैं कि विवाद से विश्वास एक स्कीम आई थी जो 31 मार्च को बंद होने जा रही है, अब ये परमानेंट एक छोटे टैक्स पेयर के लिए स्कीम लाई है विच इज कॉल्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। ये कमिटी क्या करेगी, जो छोटे टैक्स पेयर है जिनका इनकम 50 लाख से कम है और 10 लाख से कम पेनल्टी इनकम है, जिसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट है, वो लोगों को ये इम्यूनिटी देगी। जो आज सेटलमेंट कमीशन चलता है जहां पे बहुत बड़े बड़े केसेस जाते हैं, वैसा ही ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी छोटे टैक्स पेयर के लिए लाई है, जिसमें से आपको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल जाएगी। सो छोटा कुछ इशू हुआ रहेगा जहां पे इनकम 10 लाख तक एडिशन हुआ है, तो उसके आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है, आगे प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो ये केसेस में आपको ऑप्शनल है, आप डीआरसी के पास जा सकते हो और उनके पास से पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन दोनों ड्रॉप करवा के ले सकते हो। अगेन ये फेसलेस रहेगा। सेटलमेंट कमीशन, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हम बोल सकते हैं कि सेटलमेंट कमीशन जैसी चीज उन्होंने इन वन नाइट, एक रात में उन्होंने ये सेटलमेंट कमीशन उड़ा दिया। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि बड़े बड़े रेड केस में जहां पे स्टेक रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, जहां पे टैक्स इवेजन लाखों हंड्रेड्स ऑफ करोड्स का रहता है, वो लोग सेटलमेंट कमीशन में जाते थे, उसमें केसेस सालों साल चलते थे और वहां पे उनके पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन वो पूरा निकल जाता था। आफ्टर पेइंग लॉट ऑफ टैक्सेस दे यूज्ड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, बट इन वन नाइट उन्होंने सेटलमेंट कमीशन स्क्रैप कर दिया। आप इमेजिन करो कि अभी जो बड़े टैक्स पेयर्स है, टैक्स इवेडर्स है, नॉट पेयर्स, जो टैक्स इवेडर्स है उनके लिए अभी देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, एक भी ऑप्शन नहीं है। सब इनकम टैक्स से रिलेटेड जो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस है उन्हें लागू होंगे। दे विल नॉट बी एबल टू गो टू दिस लास्ट रिसोर्ट विच इज कॉल्ड सेटलमेंट कमीशन। उन्हें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसका लिमिट इनकम 50 लाख, डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख। तो जो बड़े टैक्स पेयर है जिनका डिस्प्यूट 50 लाख का है, 1 करोड़ का है या 100 करोड़ का है, उन्हें कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। उन्हें उनके ऊपर सब पेनल्टी और प्रोसिक्यूशंस के प्रोविजंस कंटिन्यू होंगे, उन्हें वो फाइट ही करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट टू सेटल द थिंग्स। सो आप जो भी करना है आप देख लीजिए, आपका इनकम जो डिस्प्यूटेड है वो 10 लाख के नीचे रहा तो यू विल बी रिलीव्ड, अदरवाइज स्ट्रिंज कॉन्सिक्वेंसेस जो रहेंगे वो बहुत हार्श हो सकते हैं। ऑन द सेम लाइन एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म जो था वो भी उन्होंने निकाल दिया। सो सब नया तरीके से वो काम कर रहे हैं। एआर निकाल के उन्होंने बीएआर कर दिया है, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, जहां पे अभी हाई कोर्ट के जजेस नहीं रहेंगे,
CCIT रैंकिंग के लोग रहेंगे, अगेन वो फेसलेस रहेगा। एक अच्छा ऑप्शन क्या दिया है कि आपको कुछ भी आपके बिजनेस से रिलेटेड डाउट है तो आप ये BAR के पास जा सकते हैं, वो जो भी ओपिनियन देंगे वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगा। सपोज आप नया फैक्ट्री डाल रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन है कि मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, तो आप BAR के पास जा सकते हैं। पहले क्या होता था, उनका जो जजमेंट है वो बाइंडिंग रहता था, अभी वो बाइंडिंग नहीं रहेगा, आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगेन ये फेसलेस है तो कोई इशू नहीं है। चौथा अमेंडमेंट हाउसिंग लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड है। ये उन्होंने टाइम लिमिट जो है ये स्कीम्स के लिए अप्रूवल लेने का, ये 1 साल से बढ़ा के अगले साल तक कर दिया है। और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन और सेल डीड के बीच का डिफरेंस है वो सिर्फ बिल्डर लोगों के लिए फर्स्ट टाइम सेल के लिए 10% से बढ़ा के 20% कर दिया है। सो बिल्डर लोगों को जिनका इन्वेंट्री अटका हुआ है, जिनके रेसिडेंशियल यूनिट्स है जो 2 करोड़ से कम वैल्यू वाले हैं, वो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है उससे भी 20% कम में बेच सकते हैं, ओनली अप टू 30 जून 2021। 15th इंपॉर्टेंट चेंज इज इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। जब भी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो टाइम पे जो पार्टनर के कैपिटल में बैलेंस है उससे ज्यादा अमाउंट हम समझो ट्रांसफर करते हैं बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो वो अभी कैपिटल गेन करके टैक्सेबल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, आपको ध्यान में रखना है। सपोज आप कुछ रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, किसी को रिटायर करते हो, किसी का डेथ होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल अकाउंट में जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इग्नोरिंग द रिवैल्यूएशन, आपको वो ट्रांसफर करना है। उससे ज्यादा कुछ किया तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा। पहले क्या होता था कि जजमेंट्स या कुछ असेसिंग ऑफिसर ऐसा ऑब्जेक्शन लेता था कि वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल रहेगा, बट अभी वो उन्होंने बोल दिया है कि ये पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन करके टैक्सेबल रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनकम टैक्स का लास्ट इंपॉर्टेंट चेंज, और वो बहुत वेलकम स्टेप है बिजनेस एंटिटीज के लिए। ऐसे बिजनेस एंटिटीज जिनका परचेस, जिनका रिसीट्स, टोटल रिसीट सालाना और टोटल पेमेंट सालाना कैश में 5% से कम है। सपोज आप तो पूरे साल में 10 करोड़ 15-20 करोड़ का रिसीट दिखाते हो, उसमें से 5% से कम कैश में है, या पेमेंट करते हो 20 करोड़ का, वो 5% से भी कम है, और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। ये लिमिट लास्ट ईयर बढ़ा के 5 करोड़ किया था, इस साल बढ़ा के 10 करोड़ किया। तो एग्जाम्पल में 20 करोड़ नहीं लेना है, 10 करोड़ लेना है। सपोज आपका टर्नओवर 8 करोड़ है, तो आपको देखना है कि 5% से मेरा रिसीट और पेमेंट कैश में कम होना चाहिए, 5% से भी कम, तो आप पूरा का पूरा ये ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड 16 चेंजेस हमने डिस्कस किए। जल्दी से हम बचे हुए 5 देख लेंगे। अभी GST से रिलेटेड चेंजेस देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है GST में। आज हम देख रहे हैं कि GST रिटर्न भरने का आज का लास्ट का डेट है। 2A 2B का मारामारी चल रहा है कि वी आर फाइटिंग विद डीलर्स विद ईच अदर, एवरीवन विल एग्री कि मेरे 2B में नहीं दिख रहा है, वो बंदा बोल रहा है कि मैंने 12 तारीख को भर दिया, और आप बोल रहे हो कि नहीं तो भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसी फाइट चल रही है कि ITC किसके ऊपर लेना है, बुक्स के हिसाब से या 2B के हिसाब से। तो CBIC ने परसों ट्वीट करके बोल दिया कि 2B के हिसाब से लेना है। अभी ये GST के जो प्रोविजंस है वो सब टू बी नोटिफाइड है, मतलब फाइनेंस बिल में लाए हैं, सब प्रपोज्ड है, वो लागू नहीं किए हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन लागू होंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट चेंज है? पहला मतलब 17वां पॉइंट आज का, कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो जब वो 2B में दिखेगा तो ही लेना है। तो पहले रूल 36(4) था, एक्ट में कहीं नहीं था। अभी उन्होंने क्या बोल दिया कि हम रूल छोड़ के एक्ट में ही लिखेंगे। तो सेक्शन 16(2) के जो प्री कंडीशन थे उसमें ही उन्होंने ये कंडीशन डाल दिया है, और ये जिस दिन नोटिफाई होगा उस दिन से आपको कंपलसरी एज पर द एक्ट चलना पड़ेगा कि 2B के हिसाब से लेना है। जस्ट इमेजिन कि ये हाउ थिंग्स विल वर्क। पर ये सब ऐसा लग रहा है कि ई इनवॉइसिंग के पर्सपेक्टिव से चल रहा है। अभी ई इनवॉइसिंग 50 करोड़ तक चालू किया है। उनका प्लान ये है कि सब B2B ट्रांजैक्शन को ई इनवॉइस मैंडेटरी होगा, तभी जाके ये प्रोविजन नोटिफाई की जाएगी। बट जिस दिन ये प्रोविजन नोटिफाई हो जाएगी,
life will be miserable for all the business entities, because our credit will depend upon our vendors compliance. आज भी हम बोलते हैं कि जैसे बैंकर्स नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर KYC लेता है, वैसे ही आपको अभी KYS लेना है। हमारे एक सीनियर प्रोफेशनल है, वो हमेशा बोलते हैं कि आपके बिजनेस एंटिटीज ने KYS करना है। मतलब क्या? नो योर सप्लायर्स। आपको आपको आपके सप्लायर्स के साथ बात करना है, उसका पूरा हिस्ट्री देखना है कि वो कैसा कंप्लायंट है। वो बंदा कंप्लायंट नहीं रहेगा तो 1 तारीख से उसके पीछे पड़ जाओ, 11 के बदले 12 को भर दिया तो आपका क्रेडिट गया। तो ये KYS आपको ध्यान में रखना है। 17वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18th, रजिस्टर्ड पर्सन को जो एनुअल रिटर्न भरने थे और जो एनुअल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरना था, अभी वो सेल्फ सर्टिफाई हो गया है, तो CA के सर्टिफिकेशन की उसको जरूरत नहीं है। फॉर एनीवन, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ का रहेगा, 100 करोड़ का रहेगा, 5 करोड़ का रहेगा, तो भी CA सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ के आगे आपको एनुअल रिटर्न और सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 5 करोड़ के आगे भरना है, बट CA की सही की जरूरत नहीं है। रिकवरी ऑफ टैक्सेस डिक्लेयर्ड इन GSTR 1, हम क्या करते थे पहले, जो कोई डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो एक उसमें से वे आउट निकालते थे कि GSTR 1 में 2 करोड़ टर्नओवर दिखा दो और 3B में 2 लाख दिखा दो और टैक्स 2 लाख के हिसाब से भर दो। 2 करोड़ से सामने वाले को 2B में आ गया और वो उसका रिटर्न भरता था। तो होता क्या था कि डिपार्टमेंट को 3B यही एक रिटर्न था कि जिससे रिलेटेड वो टैक्स वसूल कर सकते थे। R1 से वसूल करना है तो उसको शो कॉज नोटिस भेजो वगैरह वगैरह सब होता था। उन्होंने क्या किया कि अभी ऐसा बोला है कि आपका R1 में जो आप लायबिलिटी दिखाओगे वो फाइनल लायबिलिटी रहेगा और वो लायबिलिटी के हिसाब से आपके पास से टैक्स सीधा वसूला जाएगा, शो कॉज नोटिस नहीं भेजेंगे। समझो आपने R1 में 2 करोड़ दिखाया है सेल, उसके ऊपर 20 लाख टैक्स है, 3B में आपने 2 लाख दिखा दिया और 20,000 टैक्स है, तो वो सीधा सीधा 2 करोड़ के ऊपर का 20 लाख के वसूली का नोटिस भेज सकता है, उसको शो कॉज देने की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजन R1 में आने का उन्होंने प्रपोज किया है। नोटिफाइड होना है, ये सब प्रोविजन टू बी नोटिफाइड है, मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा फाइनेंस बिल के प्रोविजंस का, उस दिन से ये लागू होगा। और लास्ट के 2 जो है वो 20th एक्सटेंशन ऑफ स्कोप ऑफ एक्शन टू अदर पर्सन। देखिए आज हम क्या मान के चलते हैं, हमने कुछ गलती किया तो कौन जिम्मेवार है? हम खुद जिम्मेवार है। समझो हमसे कोई गलती करवा रहा है तो कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार है। और डिपार्टमेंट अभी क्या बोलता है कि सपोज कुछ फेक इनवॉइस का रैकेट चल रहा है, एक के पास इनवॉइस है, दूसरा ले रहा है, तीसरा उसको मिलवा के दे रहा है, तो हम फोन करके बोलते हैं कि भाई तुझे बिल चाहिए क्या, तो हम दूसरे के पास से अरेंज करवा के देते हैं। तो इसमें 3 पार्टीज आ गए। पहले क्या होता था, GST एक्ट ऐसा था कि जो गलती कर रहा है वो सजा भुगतेगा। अभी उन्होंने क्या किया है, जो गलती कर रहा है वो भी सजा भुगतेगा और जो गलती करवा रहा है वो भी सजा भुगतेगा। तो इन्होंने क्या प्रोविजंस किया है कि प्रोविजनल अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी का होना है या बैंक का होना है, वो किसका होना है? जिसने फेक इनवॉइस का रैकेट किया है, जिसने उसका बेनिफिट मिलाया है, एंड एट हुज इंस्टेंट ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड। तो जो बंदे ने इनवॉइस करवा के दिया है, तो सपोज आप कुछ पेनी अमाउंट के लिए, कमीशन के लिए ऐसा कुछ काम करते हैं, तो आप लेने वाला, देने वाला और करवाने वाला तीनों के अटैच हो सकते हैं प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट, आप समझ के चलिए। और पहले क्या था कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी, मतलब कुछ एक्शन इनिशिएट हो गया रहेगा तो ही आप कर सकते थे। अभी उन्होंने क्या बोला है, प्रोविजनल अटैचमेंट इज आफ्टर इनिशिएशन, मतलब एक बार इनिशिएट होते ही आपका खाता सील हो सकता है। देखिए ये ऐसे प्राविधान है कि जिससे सीधा अच्छा चलता हुआ बिजनेस एक रात में बंद हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ऐसे कोई भी एक्टिविटी में आपको इंडल्ज नहीं होना है, ऐसे कोई भी बेनिफिट लेना नहीं है, किसी को मिलवा के देना नहीं है, ऐसे काम में हमें कोई भी एंगल से पार्टिसिपेट नहीं होना है। कमिश्नर को क्या राइट दिया है कि किसी के पास भी वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। पहले क्या प्रोविजन था, कमिश्नर कैन कॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी टैक्स पेयर, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसके पास से ही इंफॉर्मेशन
मंगवा सकते थे। अभी क्या हो गया है कि वो किसी के पास से भी हु इज इन इंडिया, he can call for any information from any person in connection with any matter for this act in that particular manner or form। कोई भी एक फॉर्म नोटिफाई कर देंगे। सो आज आप ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई मैं टैक्स पेयर ही नहीं हूँ, मेरा कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। नो, यू कांट आर्ग्यू लाइक दिस। आपको कोई भी मैटर से रिलेटेड आपके पास से इंफॉर्मेशन वो निकलवा सकते हैं। अभी इसमें क्या हुआ है कि मिस यूज का चांसेस है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि राइट्स किसको दिए हैं, सीधे कमिश्नर को दिए हैं, और कमिश्नर अथोराइज करके ही दूसरे किसी के पास से वो मिलवा सकता है इंफॉर्मेशन। सो ये मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि कमिश्नर लेवल का पर्सन इनकरेक्ट टाइप के नोटिस निकालने का चांसेस बहुत कम रहता है। दे रिलाई ऑन द रिलायबल सोर्सेज। एंड द लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी एज फार एज न्यू चेंजेस आर कंसर्न, कि आज एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, जो भी लोग आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दो ऑप्शन है। आइदर आप एक्सपोर्ट करो विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और वो आईजीएसटी का रिफंड लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप पे ही मत करो, आपका जो भी एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड मांग लो। तो क्या होता है कि रिफंड मांगने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम आईजीएसटी पे कर देते हैं और उसका रिफंड मंगवा लेते हैं, ऑटोमेटिक आता है। उसके लिए किसी ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं रहती है उनका काम देखने के लिए। उसके लिए हमें किसी के कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते हैं। आपका शिपिंग बिल जो है वही माना जाता है रिफंड एप्लीकेशन, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। बहुत अच्छी प्रोविजन है। उसमें होता क्या है कि अपना कैपिटल गुड्स का भी जो आईटी से अटका हुआ है वो भी निकल जाता है, जो अदरवाइज अवेलेबल नहीं रहता है। बट अभी उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लाने का ट्राई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन जो है विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, वो अभी सिर्फ नोटिफाइड लोगों को मिलेगा। मतलब वो सभी को नहीं है, हम नोटिफाई करेंगे ऐसे लोगों को ही वो मिलेगा, या तो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज में जो डील कर रहा है उसको ही मिलेगा। तो क्या हो गया कि आप वो एक्टिविटी में काम कर रहे हो, वो माल दे रहे हो, तो ही आपको मिलेगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट नोटिफिकेशन। समझो ऐसा कुछ होता है तो काफी सारे बिजनेसेस इस प्रोविजन में से बाहर आ जाएंगे। द रीजन बीइंग, इस ये सब लाने के पीछे का रीजन भी वही है कि काफी लोगों ने बोगस एक्सपोर्ट दिखा के बहुत बड़े अमाउंट पे गवर्नमेंट को चीट किया है। उसके ऊपर कर्टेल करने के लिए ऐसे ब्लैकलिस्ट किए हुए इंडस्ट्री के ऊपर का उनको ये प्रोविजन अलाउड नहीं रहेगी। और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर विल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड ओनली फॉर ऑथराइज ऑपरेशन। मतलब जो ऑपरेशंस एसईजेड को अलाउड है वो ऑपरेशंस के लिए ही आप समझो गुड्स देते हो तो वो जीरो रेटेड करके माना जाएगा। सो दीज वेर 21 important amendment which were related to income tax, TDS, TCS and GST, which I think every business person should know। आपने एक ऑब्जर्व किया रहेगा कि इससे पूरा का पूरा टैक्सेशन मैकेनिज्म अमेंड हो रहा है। सब लोग आप देख सकते हो कि जो भी नए नए मैकेनिज्म लाए, जैसे सेटलमेंट कमीशन निकाला है, डीआरसी लाया हुआ है, आईटीएटी और बाकी का एआर जो है जिसको बीआर कर दिया है, वो सब फेसलेस कर दिया है। नाउ एवरीथिंग इज फेसलेस। कोई भी चीज ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो ऑफिसर है वो भी हमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ही कांट कांटेक्ट। इफ यू मेक अ कंप्लेंट, सीरियस एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। सो 21 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमने कंप्लीट किए हैं। अभी